नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर गहराई से बात करेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मैं बात कर रही हूँ अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की और फिर उसके जवाब में जो भारत ने किया ऑपरेशन सिंदूर। बिल्कुल। हमारे पास इस पर एक काफ़ी डिटेल्ड लेख है, जिसके ज़रिए हम आज इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कई अहम पहलू हैं। हाँ, तो इरादा यही है कि हम तह तक जाएं कि भाई हुआ क्या था उस दिन, फिर भारत ने कैसे रिएक्ट किया, क्या थी वो रणनीति और उसका असर क्या हुआ। ये सिर्फ एक घटना का ब्यौरा नहीं है। ये एक तरफ तो मानवीय त्रासदी है और दूसरी तरफ एक रणनीतिक चाल। सही कहा। सोचिए एक इतनी शांत खूबसूरत जगह और वहां इतनी बर्बरता, और फिर उसका जवाब, वो भी तकनीक और एक पक्के इरादे के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस वक्त कश्मीर में माहौल कैसा था? जैसा कि लेख में भी बताया गया है, जम्मू कश्मीर दशकों से आतंकवाद से जूझ रहा है। हाँ, ये तो है। और वहाँ लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे पाकिस्तान समर्थित गुट एक्टिव रहे हैं। उनका मकसद हमेशा से डर फैलाना, अस्थिरता बनाए रखना रहा है। तो ये सब उस बैकग्राउंड में हुआ। और ये जो पहलगाम वाली घटना थी, ये अपनी क्रूरता के लिए जानी जाती है। 22 अप्रैल 2025, पहलगाम की बैसारन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। वहाँ 26 टूरिस्ट थे, 25 भारत के अलग-अलग हिस्सों से और एक शायद नेपाल से। लेख कहता है कि आतंकियों ने उन्हें घेर लिया और फिर उन्होंने धर्म पूछा, हाँ, और जो हिंदू थे उन्हें अलग करके बहुत पास से गोली मार दी। 26 लोग, बेगुनाह लोग, जो बस घूमने गए थे। ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और ये सिर्फ हत्या नहीं थी। ये जानबूझकर सोच समझकर की गई क्रूरता थी। मकसद था खौफ फैलाना, शायद एक खास समुदाय को निशाना बनाना। और इसका रिएक्शन वो भी उतना ही तेज हुआ। सही कहा। पूरे देश में जैसे एक लहर दौड़ गई, दुख की, गुस्से की। सोशल मीडिया पर वो भयानक तस्वीरें वायरल हो गई। टीवी पर तो इसे भारत पर हमला, युद्ध जैसी स्थिति कहा जाने लगा। हम्म। और बात ये भी थी कि कश्मीर के आम लोगों ने भी इसकी बहुत निंदा की। और जो पीड़ित परिवार थे, उनकी बस एक ही मांग थी, इंसाफ। जाहिर है, इस हमले ने दिल्ली में सरकार को, सुरक्षा एजेंसियों को एकदम से हरकत मिला दिया। सरकार का स्टैंड क्लियर था, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम्म। लेख में बताया गया है कि प्रधानमंत्री ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खुली छूट दी कि भाई जो जरूरी है वो करो। एनएसए अजीत डोभाल ने फौरन आर्मी और इंटेलिजेंस चीफ्स के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। तो इन मीटिंग्स में क्या तय हुआ? सिर्फ कड़ी निंदा, बयान या कुछ और? नहीं, लेख यही बताता है कि इस बार ये फैसला हुआ कि सिर्फ बयान काफी नहीं होंगे। एक ठोस, एक असरदार जवाब देना होगा। और यहीं से ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग शुरू हुई। ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, ये एक सोचा समझा कदम था। अच्छा, इस ऑपरेशन के नाम पर आते हैं सिंदूर। लेख में इसका जिक्र है। क्यों ये नाम? भारतीय संस्कृति में तो सिंदूर सुहाग का प्रतीक होता है, पति की लंबी उम्र की निशानी। हाँ, बिल्कुल। और पहलगाम हमले में मारे गए पुरुषों की पत्नियां, वो विधवा हो गई। तो ये नाम, ये कहीं ना कहीं उस दर्द से, उस त्रासदी से सीधा जुड़ता है। ये सिर्फ एक कोड नेम जैसा नहीं लगता, इसमें एक गहरा इमोशनल कनेक्शन है। बिल्कुल, ये नाम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और जितनी भावना इस नाम में झलकती है, उतनी ही क्या कहते हैं, सटीकता और तेजी ऑपरेशन की प्लानिंग में भी थी। अच्छा। लेख के मुताबिक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज में बहुत कम समय में अहम जानकारी जुटाई। इसमें सैटेलाइट तस्वीरें थीं, साइबर इंटेलिजेंस थी, जमीन से जो खबर मिलती है वो भी थी। निशाना क्या था, मतलब किन जगहों को टारगेट किया गया? मुख्य टारगेट थे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पीओके में जो आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे थे वो। हाँ। लेख साफ बताता है कि खासतौर पर एलईटी, जेईएम और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को चुना गया। ओके। इसमें टीआरएफ, जिसे अक्सर ले का फ्रंट माना जाता है, उसके ठिकाने भी शामिल थे। ये वो जगहें थीं जहां आतंकियों को ट्रेनिंग मिलती थी, जहां हमलों की प्लानिंग होती थी। तो क्या क्या जमीनी फौजों को भेजा गया या कुछ अलग तरीका था इस बार? नहीं, और यही इस ऑपरेशन की एक बड़ी खासियत थी। जैसा लेख में बताया गया है, इस बार जमीनी सैनिकों को बॉर्डर पार नहीं भेजा गया, बल्कि लंबी दूरी के ड्रोन और गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। ओह! ये एक तरह से भारत की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी वाली मिलिट्री ताकत का प्रदर्शन भी था कि हम दूर से भी सटीक निशाना लगा सकते हैं।
तो मतलब एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक पर ड्रोन और मिसाइलों से। हाँ, आप कह सकते हैं, एक प्रिसिजन स्ट्राइक। इसमें आर्मी, एयरफोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसियां सबके बीच जबरदस्त कोऑर्डिनेशन था। लेख कहता है कि ये एक जॉइंट ऑपरेशन था। प्लानिंग बहुत सीक्रेट तरीके से हुई हम्म। और मकसद सिर्फ आतंकियों को मारना नहीं था, उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना था। कैंप, कम्युनिकेशन, सप्लाई, सब। और वो भी बिना किसी आम नागरिक को नुकसान पहुंचाए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हाँ, ये तो है। और फिर वो रात आई 7 मई 2025 की। ऑपरेशन शुरू हुआ। लेख के हिसाब से रात करीब 1 बजे एक्शन शुरू हुआ। कितनी देर चला ये सब? लेख के मुताबिक ये पूरी कार्रवाई, हैरान करने वाली बात है, महज 23 से 25 मिनट में खत्म हो गई। क्या? सिर्फ 23-25 मिनट में इतना बड़ा ऑपरेशन? ये तो वाकई कमाल की तेजी और सटीकता है। बिल्कुल। ड्रोन से जो मिसाइलें दागी गईं, वो इतनी सटीक थी कि बिल्कुल टारगेट पर लगी। लेख में दावा किया गया है कि कुल 9 आतंकी ट्रेनिंग कैंप पूरी तरह तबाह हो गए। 9 कैंप? हाँ, और हमला इतना तेज और अचानक था कि आतंकियों के जवाब देने या बचने का कोई मौका ही नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। तो इस 23-25 मिनट की कार्रवाई का नतीजा क्या रहा? लेख क्या कहता है? क्या दावे किए गए? लेख के अनुसार नतीजे काफी अहम थे। पहला दावा, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। 100 से ज्यादा? दूसरा, वो जो 9 कैंप तबाह हुए, उससे उनके ट्रेनिंग और ऑपरेशन का पूरा ढांचा चरमरा गया, भारी नुकसान हुआ। और तीसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, दावा ये किया गया कि इस पूरे ऑपरेशन में किसी भी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। किसी नागरिक को नुकसान न पहुंचना, खासकर ऐसे ऑपरेशन में, ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। ये तो स्ट्रेटजी की कामयाबी दिखाता है। निश्चित तौर पे, अगर हम स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखें तो ये पाकिस्तान में बैठे आतंकी नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका था। भारत ने दुनिया को ये मैसेज दिया कि वो अपने नागरिकों पर हमले का जवाब देने की इच्छा शक्ति भी रखता है और क्षमता भी। लेख में इसे पनिटिव स्ट्राइक कहा गया है, मतलब सजा देने वाली कार्रवाई। ये सिर्फ बदला लेना नहीं था, बल्कि भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए एक सजा देना था। और सिर्फ आतंकी नहीं, उनके पूरे सपोर्ट सिस्टम को निशाना बनाया गया। कैंप, कम्युनिकेशन, सप्लाई लाइंस, सब कुछ। दुनिया भर में इस पर रिएक्शन कैसा रहा? क्या भारत को खुला सपोर्ट मिला? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रिएक्शन मिला जुला था, लेकिन ज्यादातर देशों ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। लेख कहता है कि कई देशों ने इसे आतंकवाद के खिलाफ एक जरूरी एक्शन माना। अच्छा। यूएन ने भी टेररिज्म के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन किया। पाकिस्तान ने जाहिर है इसे भारतीय आक्रामकता कहा, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं थे, तो उन्हें ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट नहीं मिला। हाँ, कुछ देशों ने, जैसा कि लेख में भी इशारा है, इलाके में टेंशन बढ़ने की चिंता जरूर जताई थी। और भारत के अंदर क्या माहौल था? पहलगाम हमले का गुस्सा तो था ही, इस ऑपरेशन के बाद क्या हुआ? देश भर में पहलगाम पीड़ितों के लिए शोक सभाएं, श्रद्धांजलि, वो सब चली रहा था। टीवी पर रोज पीड़ित परिवारों का दर्द दिखाया जा रहा था। लोगों में सरकार से और सख्त कार्रवाई की उम्मीद थी। तो ऑपरेशन के बाद एक तरह का, कह सकते हैं, संतोष भी था कि हाँ, जवाब दिया गया है। हाँ, लेख में राजनीतिक पहलू का भी जिक्र है। कुछ विपक्षी पार्टियों ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए, कहा कि ये चुनावी फायदे के लिए किया गया है, जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है। हाँ, ये तो होता ही है। और इसी सब टेंशन के बीच एक और अजीब सा विवाद खड़ा हुआ। लेख में उसका भी जिक्र है, भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का। ये क्या था? हाँ, ये एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा बन गया था उस वक्त। पहलगाम हमले के कुछ ही दिन बाद भारत पाकिस्तान के बीच एक क्रिकेट मैच की अनाउंसमेंट हो गई। ओह, टाइमिंग तो बड़ी अजीब थी। बिल्कुल। और इस पर जो पीड़ित परिवार थे, उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई। लेख में उनके हवाले से कहा गया है, हमारे पति मारे गए हैं, हमें अभी न्याय चाहिए, क्रिकेट नहीं। ये बयान, ये काफी वायरल हुआ था। ये रिएक्शन तो बिल्कुल समझा जा सकता है। एक तरफ इतना बड़ा राष्ट्रीय शोक और दूसरी तरफ क्रिकेट मैच। हाँ, और ये फिर एक बड़ी बहस बन गया देश में कि राष्ट्रीय शोक, न्याय की मांग और खेल या डिप्लोमेसी, इनमें प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। ये दिखाता है कि ऐसे मुश्किल वक्त में समाज के लिए इन अलग अलग भावनाओं और जरूरतों के बीच बैलेंस बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। सही बात है। तो अगर हम इस पूरी कड़ी को देखें, पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहा? क्या बड़े बदलाव दिखे? लेख के एनालिसिस के बेस पर कुछ मुख्य असर साफ दिखते हैं। पहला, भारत की जो आतंकवाद विरोधी नीति है, वो और ज्यादा, क्या कहते हैं, मुखर और अटैकिंग हो गई। ये मैसेज गया है कि आगे भी हमलों का जवाब इसी तरह दिया जा सकता है।
दूसरा, इंटेलिजेंस गैदरिंग को और मजबूत करने पर जोर बढ़ा, चाहे वो टेक इंटेलिजेंस हो या ह्यूमन इंटेलिजेंस। तीसरा, बॉर्डर पार आतंकी एक्टिविटी पर नजर और ज्यादा कड़ी कर दी गई। ओके। चौथा, टेररिज्म के मुद्दे पर दुनिया में भारत की पोजीशन और मजबूत हुई। और पांचवा, शायद देश के नागरिकों में यह भरोसा बढ़ा कि सरकार उनकी सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठा सकती है। तो संक्षेप में कहें तो एक दर्दनाक हमला हुआ, जिसके जवाब में टेक्नोलॉजी और विल पावर का इस्तेमाल करके एक ऑपरेशन किया गया। फिर देश में और दुनिया में अलग-अलग तरह के रिएक्शन आए और आखिरकार भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी पर इसका एक गहरा असर पड़ा। लेख के जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो भी यही दिखाते हैं: हमले की क्रूरता, भारत का सटीक और ताकतवर जवाब, तकनीक और इंटेलिजेंस की कामयाबी, टेररिज्म के खिलाफ भारत की क्लियर पॉलिसी और साथ ही पीड़ितों की न्याय के लिए जो आवाज थी वो। और ये सब मायने क्यों रखता है? क्योंकि ये घटना दिखाती है कि कैसे एक संकट किसी देश की सुरक्षा नीति, उसके अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और समाज की भावनाओं को पूरी तरह से बदल सकता है। ये शोक, गुस्सा, रणनीति, राजनीति, इन सब के बीच का जो कॉम्प्लेक्स ताना बाना है उसे दिखाता है। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, इसके कई गहरे पहलू थे। और इसी सोच के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जो इस लेख के विश्लेषण से भी उठता है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी जो जवाबी कार्रवाइयां होती हैं, क्या उनका आतंकवाद पर वाकई कोई लॉन्ग टर्म असर होता है? क्या ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए उन्हें पीछे धकेलती हैं, या ये समस्या की जड़ पर चोट कर सकती हैं? ये सोचने वाली बात है। या फिर ये कि जब राष्ट्रीय शोक जैसी गहरी भावना और क्रिकेट या कूटनीति जैसी दूसरी जरूरतें टकराती हैं, तो एक समाज को सही संतुलन कैसे बनाना चाहिए? हाँ, ये गंभीर सवाल हैं, इन पर विचार करना जरूरी है। इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये बातचीत आपको इस मुश्किल और अहम घटना को बेहतर ढंग से समझने में मददगार रही होगी।